नमस्कार, यूपीएससी प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज से पीसीएस के प्री एग्जाम में लगभग 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है। उम्मीद है इस समय तक आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी। यह आखिरी समय अब नई चीज पढ़ने के लिए नहीं होता है, बल्कि इस समय में हम अपनी तैयारी को फिनिशिंग टच देते हैं। ये समय वो वक्त होता है जिसमें हर एस्पिरेंट, चाहे वो कितनी ही अच्छी तैयारी वाला क्यों ना हो, भयानक प्रेशर में होता है। जो ये प्रेशर झेल जाता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो इस प्रेशर में दब जाता है वो इस सबसे कीमती समय को वेस्ट कर देता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज खुद को इस साइकोलॉजिकल प्रेशर से बचा के रखें, खाली ना बैठें, खुद को किसी दूसरे से कंपेयर ना करें। आप जैसा कोई नहीं है, और ये मान के अपनी तैयारी को फिनिशिंग टच दीजिए कि अगर आप इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे तो कोई और भी इस एग्जाम को पास नहीं कर सकता। मैं मान के चल रहा हूं कि आप सिलेबस को कम से कम एक बार तो रिवाइज कर ही चुके होंगे। लेकिन अगर आप अभी सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कर पाए हैं तो भी घबराएं नहीं। आप भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और वो बार बार लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें इन पॉइंट्स पर, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं, उनको पहचान कर उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा जोर दे देना चाहिए। अगर बचे समय में अपने रिवीजन में इन टॉपिक्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे देंगे तो इससे हम अपनी सफलता के चांस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपकी तैयारी पूरी है तो इन पॉइंट्स को रिवीजन में अच्छे से तैयार कर लें, इन पर एक्स्ट्रा एम्फसाइज कर लें। लेकिन अगर कोई साथी किसी वजह से अच्छी तैयारी नहीं भी कर पाया है, या उसको लग रहा है कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो वो भी इन पॉइंट्स को तैयार करके, इन टॉपिक्स को तैयार करके अपने पास होने के चांसेस को एक लिमिट तक बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली सब्जेक्ट वाइज आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री को 3 सेगमेंट से बांट के हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत की बात करेंगे, फिर हम लोग मिडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे, और फिर हम लोग आधुनिक भारत की बात करेंगे। तो प्राचीन भारत की बात अगर की जाए तो यहाँ पर चैप्टर वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड की। यहाँ पर पाषाण काल की तीनों स्टेजेस के इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे आग की खोज कब हुई, पशुपालन और कृषि की शुरुआत किस काल में हुई, इसके अलावा सभी स्टेजेस, यानी कि पैलेलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल, नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण काल, और मिजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल से रिलेटेड साइट्स, और इन साइट्स से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज या एविडेंस मिला है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे सराय नाहर राय से हमें पहले घर के एविडेंसेस मिले हैं, चोपनी मांडो से पॉटरी के एविडेंसेस मिले हैं, बुल्ज होम से हमें गर्त आवास यानी कि पिट हाउसेस, और मानव के कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल को दफनाए जाने का एविडेंस मिला है। वहीं साउथ इंडिया में पिकली हाल और टेक्काला कोटा से हमें सोने के आभूषण या ज्वेलरी मिली है। महदहा, दमदमा, सराय नाहर राय से हमको हड्डी और सींग के उपकरण मिले हैं। चिरांद जो कि बिहार में है, वहां से भी हमको ऐसे ही एविडेंसेस मिले हैं। साथ में हमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की लोकेशन भी ध्यान रखनी है। कुछ जरूरी खोजों या डिस्कवरीज से रिलेटेड पर्सन्स के नाम भी देख लीजिए, जैसे लेमन सूरियर जिसने उत्तर प्रदेश में टोंस नदी घाटी से नियोलिथिक एज के पत्थर के उपकरण खोजे थे। क्रिश्चियन जर्गनसन थॉमसन का नाम आपको ध्यान रखना है। विष्णु श्रीधर वाकड़कर जिन्होंने भीम बैठका की खोज की थी। और जो एच डी साकलिया जैसे इन आर्कियोलॉजिस्ट और इनसे रिलेटेड जो उनकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उनको आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये ज्यादा पूछे जाते हैं। हम आगे बढ़े, और अगर हम चालकोलिथिक कल्चर यानी कि ताम्र पाषाण काल में आए तो इससे रिलेटेड जो हमारी कल्चर्स हैं, जैसे आहार कल्चर, मारवा कल्चर, स्वाल्दा कल्चर, प्रभास कल्चर और जोरवे कल्चर, ये किन नदियों के किनारे सिचुएटेड थे और आज के किस स्टेट में ये थे। इनकी पॉटरी का टाइप हमको ध्यान रखना, जैसे आहाड़ा में हमारे पास ब्लैक एंड रेड पॉटरी का यूज होता था, कायथा में चॉकलेट डिजाइन वाली पॉटरी पाई गई है, प्रभास कल्चर में पॉलिश्ड रेड पॉटरी मिली है। इसके अलावा इन कल्चर की सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हम जोरवे की बात करें तो इनाम गांव वहां की सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशियंट हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में से एक है। इस पार्ट में अलग अलग जो साइट्स हैं, जो डिफरेंट साइट्स हैं, उनमें पाई गई चीजें, जो साइट्स और उनसे रिलेटेड जो नदियां हैं, साइट्स और उनके जो खोज करता है जिन्होंने उसकी खोज करी या खुदाई करी, एक्सकेवेशन किया, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर किसी साइट की कोई खास बात है तो वो, जैसे हमको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एक फीचर है। फीचर क्या है कि लगभग जितनी भी साइट्स हैं सभी साइट्स में हमें ड्रेनेज सिस्टम मिला है, सभी साइट्स में हमको ग्रिड पैटर्न मिला है, सभी साइट्स में हमको एक स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर मकानों का है वो मिला है। जैसे
लगभग सभी साइट्स में हमको ये देखने को मिलता है कि जो मकान है, उन मकानों का जो मेन गेट है वो कभी भी मेन रोड पर यानी कि मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। जो सिटीज है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, जिनमें एक पार्ट जिसको हम सिटाडेल बोलते थे, और दूसरा पार्ट जो होता था वो लोअर टाउन होता था। लेकिन कई जगह इसके एक्सेप्शंस मिले हैं, तो वो एक्सेप्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे चन्नूदाड़ो जो साइट है वहां पर सिटाडेल यानी कि दुर्ग टीला नहीं मिला। बाकी साइट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जबकि जो धौलावीरा है वो दो की जगह तीन पार्ट्स में डिवाइड थी। बनावली में ना तो ग्रिड पैटर्न मिला है और ना ही ड्रेनेज सिस्टम मिला है। लोथल में रोड की तरफ यानी कि मुख्य सड़क की तरफ खुलने वाला दरवाजा मिला है, जो कि बाकी जगहों पर नहीं पाया गया। ये वो चीजें हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉमन फीचर्स के एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। इसके अलावा ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, मातृ देवी यानी कि मदर गॉडेस की जो मूर्ति है, पशुपति मुद्रा है, स्वास्तिक है, नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है, नरकंकाल, जुते हुए खेत के एविडेंसेस, नहरों के अवशेष, जलाशय, बांध, ये सब कहाँ से हमको मिले हैं ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही चावल और चावल की भूसी कहाँ से मिली है, घोड़े के अवशेष यानी कि घोड़े के दांत, घोड़े का स्केलेटन और घोड़े की जो मूर्ति मिली है वो हमको कहाँ कहाँ से मिली है, मनके और आभूषण बनाने के कारखाने हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इस सेगमेंट से। इसके अलावा कुछ नाम आते हैं जैसे मगन, दिलमन और मेलुहा। ये क्या है और कहाँ से रिलेटेड हैं ये हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसा हम जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक ट्रेडिंग सिविलाइजेशन है, जिसका मुख्य काम चीजों का एक्सपोर्ट करना था, जो कि एक सरप्लस इकोनॉमी थी। और ये जब चीजों को एक्सपोर्ट करते थे तो उन चीजों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो कहाँ से लेके आते थे। जैसे तांबा कहाँ से लेके आते थे, जो लैपिस लाजुली यानी कि लाजवल्त पत्थर है, ये उनको कहाँ से मिलता था। इस पर भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है वो किस नदी के किनारे और कहाँ पर सिचुएटेड है और उसकी खोज किसने की है, ये भी हमें दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जैसे सुक्ता जिंडोर की खोज आर एल स्टाइन ने की थी और ये बलूचिस्तान में दश्क नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी और ये अहमदाबाद के पास भगवा नदी के तट पर सिचुएटेड है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में एक आइलैंड है जिसका नाम है खादिर बेट, वहां पर सिचुएटेड है। राखी गढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर सिचुएटेड है। थोड़ा सा हमको यहाँ पर शवाधान भी देख लेना चाहिए, जैसे कि कलश, प्रतीक और आंशिक शवाधान क्या थे। इतना इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको रखना है, तैयार कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। वैदिक काल में अगर हम लोग आ जाएं तो वैदिक काल के हम लोग दो पार्ट्स करके पढ़ते हैं। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं वैदिक लिटरेचर, जिसमें हम वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, पुराण वगैरह को देखते हैं, और दूसरे पार्ट में हम देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, जहाँ पर आर्यन सिविलाइजेशन को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। इसमें एक है हमारे पास ऋग्वैदिक पीरियड की और दूसरी है लेटर वैदिक पीरियड की, यानी कि एक पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर अगर लिटरेचर की बात करें तो हमको चारों वेद, उनके ब्राह्मण और उनके अरण्यकों के नाम पता होने चाहिए, उपनिषदों के नाम पता होने चाहिए। जैसे ऐत्रेय और कौशिकी जो है वो ऋग्वेद के ब्राह्मण थे, गोपद जो था वो अथर्ववेद का ब्राह्मण था, और पंचविश जो था वो सामवेद का ब्राह्मण था। वेदों के जो संस्करण है इस पर भी कई बार सवाल आया है, जिसमें पूछ लेता है कि ये जो है वो किस वेद का संस्करण है। जैसे ऋग्वेद के संस्करण कौन कौन से हैं, शकल, वष्कल, अश्वलायनी, शंखशायनी और मांडुक्यायनी। सामवेद के संस्करण कौन कौन से हैं, कौटुंब संहिता, रामायणी संहिता, जैमिनी संहिता। ऐसे ही यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद के जो संस्करण है, एडिशंस हैं, वह तैत्तरी, मैत्रायणी, काठक और कपिस्थल। जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके जो एडिशंस हैं वो दो हैं बेसिकली, एक मध्यान्ह और दूसरा कर्ण। इस पर भी कई बार सवाल आया है, जैसा मैंने बताया। कुछ बेसिक चीजें और, जैसे चारों वेदों के पुरोहितों के नाम, होता किसका पुरोहित था, अर्धव्यु किसका पुरोहित था, उद्गाता किसका पुरोहित है, और ब्रह्मा किसका पुरोहित है। इसके अलावा उनके प्रमुख देवताओं के साथ उनके बेसिक फीचर, जैसे यजुर्वेद जो है वो यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित था, अथर्ववेद जादू टोने से संबंधित था, और सामवेद गीत संगीत से संबंधित था। इसके अलावा ऋग्वेद के मंडलों के दृष्टा मंडल किसको समर्पित है, जैसे नवा मंडल सोम को समर्पित है, ये देख लीजिए। इसके अलावा ऋग्वेद के किस मंडल में कौन सी जरूरी बात है, जैसे दस राजन युद्ध किस मंडल में है, नासदीय सूक्त किस मंडल में है, नदी सूक्त और पुरुष सूक्त किस मंडल में है। साथ ही साथ नदियों और पदार्थों के वैदिक नाम, 16 संस्कारों के नाम और उनका क्रम, वैदिक देवता, सभा और समिति, उपनिषदों के नाम और उनसे संबंधित कुछ बातें, जैसे यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, कृष्ण का पहली बार उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है, भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया, और चार आश्रमों के बारे में सबसे पहले किस उपनिषद में बताया गया है, ये जरूर देख लीजिए।
स्मृतियों में सबसे नई और सबसे पुरानी स्मृतियां कौन कौन सी हैं? कई बार ये सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्मृति सबसे पुरानी है। तो मनुस्मृति सबसे पुरानी है, और बाकी स्मृतियां जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृतियां, ये सब बाद की स्मृतियां हैं। महाकाव्यों में अगर देखा जाए तो रामायण और महाभारत है, जिनमें महाभारत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें महाभारत के अलग अलग नाम, जैसे कब उसे जय संहिता कहा गया, कब भारत कहा गया, और कब उसे शत सहस्त्र संहिता कहा जाने लगा, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे नया, सबसे पुराना, सबसे छोटा और सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? और सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पुराना और सबसे नया उपनिषद कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन पर सवाल काफी बार पूछा गया है। अब हम आ जाते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में। तो हमको यहाँ पर यह देखना है कि आर्यों में पूर्व और उत्तर वैदिक कालों में उनका जो विस्तार था, उनका जो एक्सपेंशन था, उनकी जो लोकेशन थी, वो कहाँ पर थी। साथ ही साथ यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स मिलते हैं, जैसे आर्यावर्त, आर्यावर्त किस एरिया को बोलते थे, ब्रह्मर्षि देश किस एरिया को बोलते थे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ पर पूर्व और उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे, उनकी जो सोशल प्रैक्टिसेस थी, यानी कि जो सामाजिक प्रथाएं थी और जो अर्थव्यवस्था थी, उनमें क्या अंतर है, क्या उनके मेन फीचर्स हैं। इसके साथ साथ वैदिक देवी देवताओं के नाम और उनके काम जरूर देख लें। जैसे पर्जन्य जो था वह वर्षा का देवता था, इंद्र युद्ध का देवता था, वरुण सरफेस वाटर का देवता था, और वरुण को ही हम ये जानते हैं कि ऋतस्य गोपर असुर भी कहा जाता था। इसके अलावा वैदिक राजाओं और उनके राज्य का नाम भी देख लें। एक और जरूरी चीज है षड दर्शन और वेदांगों से संबंधित। आपको सभी वेदांग और वो वेद के किस अंग को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे हम ये जानते हैं कि जो ज्योतिष है एक वेदांग है, और ये क्या है, ये इसको वेद की आंखें कहा गया है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। षड दर्शन जो है सांख्य दर्शन, ये और जो बाकी दर्शन है, उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं, कौन सा जो ऋषि या मुनि है वो उनसे संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में शामिल है। फिर हम महाजनपद काल में आ जाते हैं। महाजनपद में हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पर सभी महाजनपदों के नाम, महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर हमको मिलता है, इसके अलावा महाजनपद की जो स्थिति है, यानी कि उसकी जो लोकेशन है, वो हमको ध्यान रखनी है। कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, कौन सा महाजनपद ऐसा है जो राजस्थान या गुजरात के इलाके में सिचुएटेड है, कौन सा महाजनपद ऐसा है जो दक्षिण भारत में सिचुएटेड है, कौन सा महाजनपद ऐसा है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सिचुएटेड है, और साथ ही साथ उनकी राजधानियां भी हमको पता होनी चाहिए। वहीं बुद्ध और महावीर से संबंधित मुख्य मुख्य बातें भी हमको पता होनी जरूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद हम वंशों की बात कर लेते हैं। तो मौर्य, गुप्त और जो दूसरे वंश हैं, उनके शासकों का क्रम और उनकी उपाधियां, साथ ही साथ इन वंशों का जो क्रम है वो भी आपको ध्यान रखना है। इनके अभिलेख, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक के अभिलेख। तो इन अभिलेख और उन अभिलेखों में क्या बातें कही गई हैं, खासतौर से अशोक के अभिलेख, ये आपको जरूरी है पता होने। फिर विभिन्न प्रशासनिक विभागों के नाम, मौर्य काल में जो समितियां थीं, वो समिति कौन कौन से काम करती थी, उनके कार्य क्षेत्र क्या थे। इसके अलावा गुप्त कालीन मंदिरों के नाम और उनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। इसको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि गुप्त कालीन मंदिरों में कई बार सवाल आया है। सवाल कैसा आता है, यहाँ पर एक आपको चार मंदिरों के नाम दे दिए जाएंगे, उनमें कहा जाएगा इनमें से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर है या कौन सा गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, और कई बार मैचिंग में आपको गुप्तकालीन मंदिर का नाम दे दिया जाता है और उसकी लोकेशन दे दी जाती है, उसको आपको मैच करना होता है। फिर इसी पीरियड में विदेशी आक्रमणों का शुरुआत हो जाता है, और तो हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनका क्रम क्या है। जैसे हूण, शक, पहलव यानी कि पार्थियंस में से किसने कब आक्रमण किए, और इनके जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके नाम। जैसे पार्थियंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो आता है गोंडोफर्नीस का। शकों में हमारा जो नाम आता है वह रुद्रदामन का। ठीक है, नहपान का नाम आता है। हूण में हमारा जो नाम आता है वो आता है मिहिरकुल का और तोरामन का। तो इन सब के नाम, इनसे रिलेटेड अगर कोई वार है कि किसने किसको हराया, जैसे हम जानते हैं नहपान को हराया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, तो ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। कुषाण काल की बात करें तो कुषाण काल में हमको कनिष्क पर ज्यादा स्ट्रेस देनी है। और यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखनी है कि अक्सर जो सवाल आता है सोने के सिक्कों के ऊपर कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे, तो वैसे तो सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियंस ने चलवाए थे।
लेकिन इंडो बैक्ट्रियंस के समय चलवाए गए जो सोने के सिक्के थे वो भारतीय नहीं थे, बल्कि उनके खुद के इलाके में जो सोने के सिक्के चलते थे वो उन्होंने यहाँ पर आके सर्कुलेट करवाए थे। लेकिन भारत में बने हुए सोने के सिक्के सबसे पहले जो सर्कुलेट करवाए थे वो कुषाणों ने करवाए थे, और कुषाणों में भी किसने करवाए थे? विम कैडफिस ने करवाए थे। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रख लेनी है। सातवाहन काल आ जाता है। सातवाहन काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर है वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी। वैसे तो आपको इनके रूलर्स सातवाहन काल में तो लगभग 30 रूलर्स के नाम हमको मिलते हैं, लेकिन 30 में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी है। तो इसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपाधियां आपको ध्यान रखनी है। लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपाधि आपसे पूछ ली जाती है कि ये गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपाधि थी या नहीं, या इनमें से कौन सी एक गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपाधि थी। तो इसको आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर आपको जो अभिलेख है सातवाहन काल के वो भी ध्यान रख लेने हैं, जैसे नानघाट अभिलेख है, नासिक अभिलेख है, ये किसने लिखा था, इसमें किसकी प्रशंसा है, और ये अभिलेख किसके शासनकाल में लिखा गया था, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं हर्षवर्धन के पास। पुष्यभूति और जो मौखरी राजवंश है वहां पर आते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, हर्षवर्धन की पुरानी राजधानी क्या थी, हर्षवर्धन को किसने हराया। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, और बाणभट्ट और हर्ष दोनों ने कुछ किताबें लिखी हुई हैं, तो दोनों की ही किताबों के नाम। साथ ही साथ हर्षवर्धन के बाद जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था कन्नौज के लिए, जिसका पुराना नाम महोदयाश्री भी था, तो वो त्रिकोणीय मुकाबला किन किन लोगों के बीच में हुआ था, और अल्टीमेटली उस त्रिकोणीय मुकाबले में किसके हाथ कन्नौज लगा था, ये ध्यान रखिए। चोल वंश में दक्षिण भारतीय राजवंशों में आ जाते हैं, तो पहली बात तो संगम जो काल है, संगम काल आपको पता होना चाहिए। और उसमें जब हम चोल वंश में आते हैं तो चोल वंश में सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं उन वो हैं हमारे राज राजा महान, राजेंद्र चोल और राजाधिराज चोल। अब बाकियों पर तो ध्यान दे ही दे, लेकिन ये जो तीन शासक हैं चोल वंश के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राज राजा महान, राजेंद्र चोल और राजाधिराज चोल को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। और इसके अलावा चोल वंश का जो प्रशासन है उस पर सवाल आता है। चोल वंश में जो मंदिर बनवाए गए, हम जानते हैं कि चोल वंश के समय में जो द्रविड़ शैली है मंदिर निर्माण की वो अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो इसीलिए चोल वंश के मंदिर हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन मंदिरों का निर्माण जो हुआ है, कौन सा मंदिर किस राजा ने बनाया, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे राजराजेश्वर मंदिर है, किसने बनवाया, है ना। ऐसे ही इसके बाद दक्षिण भारतीय राजवंशों में एक बार राजवंश और आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश में हमको बाकी चीजें तो पढ़नी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जिस पर हमको ध्यान देना है वो ये है कि पल्लव वंश के शासकों द्वारा जो मंदिर बनवाए गए वो हमें ध्यान देना है। पल्लव वंश के समय भी मंदिरों और वास्तुकला में काफी ज्यादा काम हुआ, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, इस पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। इसके अलावा भक्ति काल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जनरली जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल जो बनता है वो बनता है हमारे पास कि जो हमारा द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, ये और इसके जो प्रवर्तक हैं उनकी मैचिंग पर सवाल आता है। तो इस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। एंशियंट के बाद हम लोग अब आते हैं मिडिवल पीरियड में। मिडिवल पीरियड में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। मिडिवल पीरियड में एक चीज और हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जो मुस्लिम सत्ता की स्थापना है उसमें मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी का जो योगदान है वो ध्यान रखना है। इनका भारत में आक्रमण कब हुआ, कितनी बार हुआ, और इनके जो युद्ध हैं वो किसके किसके साथ हुए, किसमें ये जीते किसमें ये हारे, और उसका सन, ये क्लियर कर लीजिए आप। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, पहला शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में कई सारे वंश आते हैं, तो उन सभी वंशों का क्रम आपको ध्यान रखना है। अलग अलग वंशों के शासकों का क्रम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक दिल्ली सल्तनत में है वो हमारा इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज तुगलक है, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी है। इसलिए इनसे संबंधित लगभग सारी बातें, इनके काल में हुए विद्रोह, इनके युद्ध अभियान, मंगोलों का जो आक्रमण हुआ या मंगोल जो खतरा है वो, ठीक, इनके अभियानों का क्रम, इनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट काम, जैसे अलाउद्दीन के आर्थिक और सैन्य सुधार, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी का ट्रांसफर, टोकन करेंसी जैसे अभियान, वहीं फिरोज तुगलक के द्वारा खुदवाई गई नहरें, उनके नाम, उसके द्वारा बसाए गए नगरों के नाम जरूर देख लें। इसके अलावा फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाई गई इमारतें भी जरूरी हैं। इसके अलावा फिरोज तुगलक ही नहीं, जो बाकी शासक हैं उनके द्वारा बनवाई गई इमारतें भी जरूरी हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके अंतिम दिल्ली सल्तनत के सुल्तान तक।
साथ ही साथ अगर किसी सुल्तान ने किसी नए विभाग की स्थापना की है तो वो भी देखिए, ऐसे फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी दीवाने बंदागनी की, है ना, ऐसे दीवाने अमीर को ही है, दीवाने अर्ज है। ये सारे जो डिपार्टमेंट है इनसे कौन सा सुल्तान रिलेटेड है और वो जो डिपार्टमेंट है वो किस चीज से संबंधित है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर हमारा मुगल काल आ जाता है। 1526 में बाबर का आक्रमण होता है, बाबर सत्ता की स्थापना करता है। तो मुगल शासकों में उनका क्रम आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन किसके बाद आ रहा है, उनकी उपाधियों को भी आपको देख लेना है। बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब के युद्धों को संसहित देख लेना है। अब इन युद्धों में क्या है, बाबर के भारत आने पर होने वाले जो युद्ध हैं, जो उसका राणा सांगा से होता है, जो इब्राहिम लोदी से होता है, जो मेदिनी राय से होता है, इन सारे युद्धों का आपको क्रम ध्यान रखना है, इनका सीक्वेंस ध्यान रखना है, इनका सन याद रखना है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो युद्ध होते हैं उनका सन, उनका क्रम, उनका परिणाम आपको ध्यान रखना है कि किसमें हुमायूं की जीत हुई, किसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई, वो ध्यान रखना है। अकबर के जो युद्ध अभियान है उनका सन, उनका क्रम आपको ध्यान रखना है। और औरंगजेब का जो उत्तराधिकार युद्ध होता है शाहजहां के समय, उन युद्धों का क्रम और उनका जो परिणाम है वो आपको ध्यान रखना है, किसमें किसने किसको हराया। इनके सन सहित आपको इसे रिवाइज कर लेना है अच्छी तरीके से। मुगल काल में अगर देखा जाए तो सबसे जरूरी जो शासक है वो अकबर, तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज आपको नहीं छोड़नी है। इबादत खाना, महजरनामा, दीन इलाही, दहसाला प्रणाली, अकबर की राजपूत नीति, उसके महाराणा प्रताप से जो युद्ध हुए हैं, उसके काल में जो जेसुइट मिशन आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित कोई भी चीज आपके रिवीजन से छूटनी नहीं चाहिए। इसके साथ ही मुगलों का जो सैन्य, केंद्रीय, प्रांतीय और आर्थिक प्रशासन है ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इस पूरे काल में, पूरे काल का मतलब है मेरा दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल काल तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उनके लेखकों के नाम आपको ध्यान रख लेने हैं, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम आपको मिनिमम 2 सवाल तो जरूर मिलने ही हैं और उन्हें छोड़ना नहीं है। तो इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब हम आधुनिक भारत में आ जाते हैं। आधुनिक भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है हमारे समाज सुधार आंदोलन, वहां पर बनी हुई संस्थाएं और उनके संस्थापक और उनका क्रम, किसान और जनजातीय विद्रोह सन सहित। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा जनजातीय विद्रोह किस इलाके में हुआ और उसका जो नेता था वो कौन था। राजनीतिक संस्था जिनमें खास तौर से कांग्रेस के गठन से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं बनी हैं उनका नाम, उनको बनाने वालों का नाम, कौन सी भारत के किस कोने में बनी, कौन सी बंबई में बनी, कौन सी बंगाल में बनी, ये आपको ध्यान रख लेना है। भारत के बाहर अगर कोई बनी तो उसका नाम ध्यान रख लेना, उनका क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही जो ब्रिटिश शासन है उसमें जो अलग अलग कमिटीज, अलग अलग मिशंस आते हैं, जैसे साइमन कमीशन आया, कैबिनेट मिशन बना, है ना, क्रिप्स मिशन आया, तो इनके क्रम आपको ध्यान रख लेने हैं। विभिन्न आंदोलन जो हैं वो क्रम से ध्यान रख लेने हैं, खास तौर से स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, महात्मा गांधी से रिलेटेड जो आंदोलन है, चाहे वो चंपारण हो, खेड़ा हो, अहमदाबाद मिल आंदोलन हो, या जो इनके मास मूवमेंट थे जिनमें हमारे भारत छोड़ो आंदोलन आता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और इनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जो प्रमुख वायसराय हैं और उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो इनके मुख्य काम है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, डलहौजी, कैनिंग, विलियम बेंटिक, इनके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पत्र पत्रिकाएं और उनसे संबंधित व्यक्ति कि उनको शुरू करने वाला कौन था, उनका संपादक कौन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी तो इसमें ये भी पूछ लेता है कि जो पत्रिका थी ये मंथली थी कि बाई मंथली थी, है ना। साथ ही साथ यही पूछ लेता है कि इसकी जो लैंग्वेज थी, इसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, वो हिंदी थी कि वो अंग्रेजी थी। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखने में बहुत लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ लिया है, तैयारी आपकी कंप्लीट है, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपके लिए 2 दिन का काम है। इन 2 दिनों में आप अच्छी तरीके से, मैक्सिमम 3 से 4 दिनों में आप अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी है ही नहीं तो भी आप इनको तैयार कर लीजिए बचे हुए समय में, और आप मेजोरिटी क्वेश्चंस आप यहीं से पाएंगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, जिसमें पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल की।
इसमें जो क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं वो बेसिकली लगभग हर सेगमेंट से बनते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमको ध्यान रखने हैं वो है भारत के जो अलग अलग माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस हैं, उनकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान रखनी है, और उन पर्वतों की जो सर्वोच्च चोटी यानी कि हाईएस्ट पीक है, और वो हाईएस्ट पीक कहाँ पर कौन से स्टेट में सिचुएटेड है वो आपको ध्यान रख लेना है। जो नदियां हैं, नदियों का जो सोर्स है यानी कि उद्गम है, उनकी सहायक नदियां, साथ ही साथ उन नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, ये आपको नॉर्दर्न रिवर्स यानी कि उत्तर भारत की नदियों के लिए भी करना है, और पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों के लिए भी करना है। और प्रायद्वीपीय नदियों में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी नदी ऐसी है जो ईस्ट फ्लोइंग है और कौन सी नदी ऐसी है जो वेस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट फ्लोइंग का मतलब हो गया कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाली खाड़ी में गिरती है, और वेस्ट फ्लोइंग का मतलब हो गया कौन सी नदी ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदियां आपकी एस्चुरी बनाती हैं, कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है कि जो नदियां हमारी ईस्ट फ्लोइंग है वो जनरली हमारी बनाती हैं डेल्टा, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो जनरली हमारी बनाती हैं एस्चुरीज। एस्चुरीज और डेल्टा क्या है, मैंने क्लास में ज्योग्राफी में आपको बताया है। दर्रे यानी कि जो पासेज हैं, खासतौर से जो माउंटेन पासेज हैं उनको आपको ध्यान रखना है, और ये माउंटेन पासेज का आपको जो क्रम है वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट ये ध्यान रखना है, और वो खासतौर से जो हिमालयन पासेज हैं वो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड हैं। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, चनकोट्टा दर्रा वगैरह, इनका भी क्रम आपको ध्यान रखना है नॉर्थ टू साउथ। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में पाई जाने वाली जो ट्राइब्स हैं, उन जनजातियों का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है, मिट्टियां, कौन सी मिट्टी किस इलाके में पाई जाती है, ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। छोटी छोटी बातें हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व के भूगोल की। तो विश्व के भूगोल में हमको अलग अलग जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन ध्यान रखनी है। लोकेशन का मतलब ये है कौन सा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, कौन सा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, उनके चारों तरफ कौन सा समुद्र या कौन सा महासागर स्थित है। साथ ही साथ उन महाद्वीपों का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, उनके आकार के हिसाब से वो भी हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा जो ग्लोब पर रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन पर कौन कौन से देश पड़ते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको ये देखना है कि कौन से कॉन्टिनेंट के कौन से देशों से होकर ये रेखाएं गुजरती हैं। प्लस कॉन्टिनेंट वाइज भी ये देखना है कि किस कॉन्टिनेंट से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं और किस कॉन्टिनेंट से केवल एक या दो रेखाएं गुजर रही हैं। फिर हर कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, उन माउंटेन रेंजेस की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, और वो उस कॉन्टिनेंट के कौन सी कंट्री में स्थित है। प्लस उस कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है वो भी हमको ध्यान रखनी है, प्लस वो कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है ये भी ध्यान रखना है हमको। महाद्वीपों में जो नदियां हैं, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनका सोर्स क्या है, वो कौन से सागर या कौन से समुद्र में गिर रही है, ये हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा उन नदियों के किनारे कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज सिचुएटेड है ये हमको देखनी है। कॉन्टिनेंट वाइज जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उन लेक्स को हमें ध्यान रख लेना है। जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, ज्वालामुखी पर्वत हैं, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर पाया जाता है, अगर इसको आप केवल घटना चक्र से भी देख लेंगे तो वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वतों में एक चीज आपको ये भी देखनी है कि अभी रिसेंटली अगर किसी ज्वालामुखी पर्वत में कोई इरप्शन हुआ है, कोई विस्फोट हुआ है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आपको करंट से रिलेट कर लेना है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत ऐसा है जो भी हाल ही में फूटा है, जिसमें अभी हाल ही में इरप्शन हुआ है। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आती हैं वो है लोकल विंड्स और ओशन करंट यानी कि जो स्थानीय हवाएं हैं वो हमको देखनी है। स्थानीय हवाओं में हमको ये देख लेना है कौन सी स्थानीय हवा कौन से इलाके में बहती है, उनमें से कौन सी हवा गर्म है और कौन सी हवा ठंडी है, ये जरूरी है देखना। और जो ओशन करंट यानी कि जो समुद्री जलधाराएं हैं उनमें भी गर्म और ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं, कौन सी जलधारा कौन से सागर या कौन से समुद्र में बहती है, और अगर कोई जलधारा किसी खास कॉन्टिनेंट से गुजरती है तो वो कौन सी जलधारा है और वो कौन से कॉन्टिनेंट या कौन से देश के बगल से गुजरती है, ये जरूरी है ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर हमको जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं और उनकी जो जो कैपिटल्स हैं वो भी हमें ध्यान रख लेनी है। ये वाला पोर्शन भी अगर आप केवल घटना चक्र से कर लेंगे तो वो कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज की अलग अलग हमारे पास कैपिटल्स हैं, तो इनको पूरे को नहीं देखना है। जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली जो आस्क्ड हैं उनको केवल देखना है, और केवल घटना चक्र से एक या दो बार आप इसको देख लेंगे तो वो बिल्कुल एग्जाम के लिए आपको तैयार कर देगा। अब हम लोग आ जाते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में वैसे तो ये सबसे आसान टॉपिक माना जाता है, पॉलिटी का सबसे छोटा भी माना जाता है पॉलिटी का, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा पूछी जाती हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी,
फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इनको आपको ध्यान रख लेना है। इनमें बहुत डिटेल में नहीं भी जाएंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि प्री में इनमें जनरली यही पूछा जाता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। इनके आर्टिकल्स भी आपको ध्यान रख लेने कि किस आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा डीपीएसपी है, और कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में है। तो इनको आपको आर्टिकल सहित तैयार कर लेना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पॉलिटी में होते हैं, उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के नंबर और उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपको ध्यान होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यहाँ पर आता है पॉलिटी में, उनमें से दो जो हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और लगभग हर एग्जाम में उनमें 2 से 3 सवाल आपको मिलते हैं, वो है आपका पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। ठीक, तो इनको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। दोनों ही बहुत आसान चैप्टर्स हैं, बहुत आसान टॉपिक्स हैं और मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अमेंडमेंट तो बहुत सारे, लेकिन सारे हम के लिए हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हैं बस वही आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर भी एक वीडियो लाके आपको दे दूंगा। फिर संविधान के जो सभी भाग हैं उनके नाम, उनका विस्तार, यानी कि जो आर्टिकल कंस्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, किस चीज से रिलेटेड है। जैसे पार्ट 2 हमारे पास जो रिलेटेड है वो जो सिटीजनशिप से है रिलेटेड है, इनका विस्तार। कि जो हमारा पार्ट 2 है उसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स उनमें कवर्ड होते हैं ये हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमारे पास शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों के नाम और उनमें क्या चीजें हैं ये हमको पता होनी जरूरी है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पार्ट होता है पॉलिटी में। विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान में, साइंस में बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, करंट से रिलेटेड अगर कोई चीज नई आ गई है तो वो आ सकती है, लेकिन वो करंट के पार्ट में कवर हो जाती है। लेकिन जो बाकी स्टैटिक पोर्शन है उसमें बहुत ज्यादा रिपीटेशन होती है, तो अक्सर ये वाला पोर्शन तो केवल घटना चक्र से ही कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं वो है हमारे पास जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, जो यंत्र होते हैं, जैसे एमीटर होता है, एनीमोमीटर होता है, स्फिग मैनोमीटर होता है। इस तरीके के सवाल आपको मिलते हैं जरूर से जरूर कि ये जो यंत्र है वो किस चीज से संबंधित है, डायनेमो क्या करता है, ठीक, एमीटर क्या करता है, एनीमोमीटर क्या करता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत आसान है ये। जो अलग अलग बीमारियां हैं, जो अलग अलग रोग हैं, उन रोगों के नाम, वो किस कारण से होते हैं, वो वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं या फंजाई से होते हैं। प्लस जो खास खास रोग हैं उन रोगों के कारक विषाणु का नाम या बैक्टीरिया का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, साथ ही जो इंपॉर्टेंट खोजें हुई हैं उनके खोजकर्ताओं के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक, विटामिन से एक सवाल आपको डेफिनेटली मिलता है। शायद ही किसी कोई एग्जाम ऐसा हो जहां पर विटामिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हो। जनरली ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा। तो आपके पास सभी विटामिन के नाम पता होने चाहिए, प्लस उन विटामिन का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो पता होना चाहिए। उन विटामिन की कमी या उनकी एक्सेस से कौन सी बीमारी हो जाती है, और उन विटामिन का जो सोर्स है वो क्या है। इसके अलावा एक चीज और आपको विटामिन में ध्यान रखनी है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो वाटर सॉल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील है, और कौन सा ऐसा है जो जल में घुलनशील नहीं है बल्कि फैट में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। समस्थानिक और उनके उपयोग ध्यान रखने चाहिए हम लोगों को। जैसे कौन सा समस्थानिक किस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल जो कोबाल्ट के समस्थानिक है वो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं, रेडियोथेरेपी वगैरह में। तो ये ध्यान जरूरी रखना है आपको। जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, ये हार्मोन और एंजाइम कहाँ से सिक्रेट होते हैं, कौन सा हार्मोन और कौन सा एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम्स में कौन सा एंजाइम ऐसा है जो फैट को डाइजेस्ट करता है ना, कौन सा एंजाइम ऐसा है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, कौन सा एंजाइम ऐसा है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और इनका जो सिक्रीशन होता है वो कहाँ से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। ब्लड ग्रुप बड़ा आसान है, कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको दिया जा सकता है, और कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबसे खून ले सकता है। इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। एनवायरनमेंट की बात अगर कर लें तो पर्यावरण में, पर्यावरण से संबंधित जो अलग अलग टर्म्स हैं, उन टर्म्स का मतलब और उन टर्म्स को देने वाला जो वैज्ञानिक है या जो पर्यावरणविद है उसका नाम आपको ध्यान रखना है। अलग अलग समय में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एग्रीमेंट हुए हैं उनका ऑब्जेक्टिव और उनका सन, वो आपको ध्यान रखना है।
इम्पोर्टेंट जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारे पास जो समिट्स होती हैं, जो सम्मेलन होते हैं, वो कहाँ पर हुए, किस वर्ष हुए और उसमें क्या खास बात डिसाइड की गई, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, विश्व विरासत स्थल है, उनके नाम, वो किस जगह पर सिचुएटेड है, वो आपको ध्यान रखना है। जो वेटलैंड्स हैं, खासतौर से रामसर नेटवर्क में आने वाली वेटलैंड्स, उनके नाम ध्यान में रखने हैं, अभी तो बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो खास तौर से आपको जो भी रिसेंटली एडेड वेटलैंड्स हैं, उनके नाम आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। प्लस उत्तर प्रदेश में जो वेटलैंड्स हैं, उनकी लोकेशन भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क कौन से इलाके में सिचुएटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉल्यूटेंट्स की बात अगर करें तो कौन से पॉल्यूटेंट से कौन सी बीमारी होती है, जैसे पारे से कौन सा रोग होता है, एस्बेस्टस से कौन सा रोग होता है, सल्फर के कंपोनेंट से या नाइट्रोजन के कंपोनेंट से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। साथ ही साथ पर्यावरण संबंधित जो अलग अलग आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलन और उनके जो नेता हैं और उस आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव है और वो कब हुआ, भारत के किस इलाके में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। जो ध्वनि प्रदूषण का स्तर है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि कितनी डेसिबल की ध्वनि को प्रदूषण माना जाएगा, कितने डेसिबल की जो ध्वनि है उसको सुनने से मौत हो सकती है, कितने डेसिबल की जो ध्वनि है वो बियरेबल होती है। साथ साथ इनके हिसाब से कि पत्तों के सरसराहट का जो डेसिबल होता है वो कितना होता है, सामान्य बातचीत का डेसिबल कितना होता है, शोर शराबे का डेसिबल कितना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पोर्शन आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक लेना है तो वो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, तो इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र में जनरली जो 90% क्वेश्चंस होते हैं वो करंट ओरिएंटेड होते हैं। तो इसमें आपको बजट, जो यूनियन बजट एज वेल एज जो स्टेट बजट है, वो दोनों आपको तैयार कर लेना है। इकोनॉमिक सर्वे को भी आपको देख लेना है। इसके अलावा जो करंट से रिलेटेड और भी इकोनॉमी ओरिएंटेड चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर हम बात करें स्टैटिक पोर्शन में, तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला पोर्शन जो स्टैटिक का आता है वो आता है जो डिफरेंट प्लान से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, जैसे बॉम्बे प्लान, ठीक, सर्वोदय प्लान, ये जो प्लानिंग से रिलेटेड जो भी शुरुआती संस्थाएं हमारे पास बनी, शुरुआती हमारे पास जो कमिटीज बनी, ये कौन कौन सी कमिटीज थी, इनके सदस्य कौन कौन से थे, इनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या आई, ये हमको ध्यान रखना है। इनका सीक्वेंस भी हमसे पूछ लेता है एक्सेल, तो वो सीक्वेंस हमको ध्यान रख लेना है। इसके बाद जो हमारे 5 ईयर प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान से आपको एक सवाल डेफिनेटली मिलेगा एग्जाम में। 5 ईयर प्लान में हमको क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान का जो ईयर है, जो उसका पीरियड है, वो ध्यान रखना है। उसका मॉडल ध्यान रखना है, उसका ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। उसका जो उसमें जो काम हुए हैं, जो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है या कोई संस्था बनाई गई है, तो वो भी हमको ध्यान रखनी है। अलग अलग जो रिवॉल्यूशंस हुई हैं, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गई, पिंक रिवॉल्यूशन हो गई, है ना, येलो रिवॉल्यूशन हो गई, ये किस चीज से संबंधित है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में खासतौर से हमको पता होना चाहिए कि ये किस प्लान में शुरू की गई थी और ये कौन कौन सी फसलों को अपने अंदर इंक्लूड करती है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा कौन सी फसलों और कौन से इलाकों में पड़ा, और इसका जो कमियां निकल के आई, वो कौन कौन सी कमियां इसकी थी। जो इससे करंट रिलेटेड चीजें हैं वो आप घटना चक्र आर्थिकी से कर सकते हैं, या किसी भी करंट से रिलेटेड मैगजीन का जो आर्थिकी वाला पोर्शन है वहां से आप कर सकते हैं। अगली जो चीजें हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल या यूपी स्पेशल की बात हम लोग करें, तो यूपी स्पेशल के लिए जो बेस्ट है वो वाणी है। वाणी से बेहतर यूपी स्पेशल के लिए कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई आपका नोट्स उसको compete कर सकता है। वाणी में प्री के लिए जो शुरुआती आपके जो संस्कृति वाले जो पन्ने दे के रखे गए, जहाँ पर शॉर्ट में सारा कुछ दे के रखा गया, अगर आप वही कर लेते हैं तो आप 90 to 95% यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आप वहां से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, दो चार ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वहां से आपके छूटेंगे, नहीं तो जनरली आपके पूरे के पूरे वहां से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो निर्णायक सवाल होते हैं वो आपके जनगणना से आते हैं, वन सर्वेक्षण से आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। ठीक, तो इन सब चीजों को छोड़ना जो है वो फेल होना सुनिश्चित कर देता है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, सेंसस हो गया आपका, जो हमारे पास आईएफएसआर हो गई, जो हमारी जो अभी तेंदुआ रिपोर्ट आई है, तेंदुआ की गणना वाली रिपोर्ट आई है, तो इनको अच्छे से कर लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक हैं, कंफ्यूजिंग टॉपिक्स भी हैं, तो लेकिन इनको अगर आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, पेपर के पहले भी 2 दिन पहले रिवाइज कर लेंगे, तो आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाएंगे। इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बड़े टॉपिक्स के साथ ये छोटे टॉपिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एग्जाम को क्लियर करवाने में, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वो टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनकी रिपीटेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होती है।
इन टॉपिक्स पर बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे लीजिए, उसके बाद एग्जाम हॉल में आप अपनी परफॉर्मेंस में खुद बड़ा चेंज महसूस करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस समय पढ़ाई से ज्यादा सबसे जरूरी चीज है कि खुद पर भरोसा बनाए रखा जाए। खुद पर भरोसा बनाए रखिए। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों से दूरी बना लीजिए, प्रेशर में बिल्कुल मत आइए। ऊपर वाला बैठा हुआ है और वो सब देख रहा है, उसका हिसाब कभी गलत नहीं होता। वो आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देगा। बस मेहनत में कमी मत करिएगा। ठीक है। इसके अलावा पढ़ाई में कोई भी दिक्कत है मुझसे कहिए, मैं हमेशा मौजूद हूँ। ऑल द बेस्ट।